हेलो फ्रेंड, पॉलिटिकल यूट्यूब चैनल पे मैं गोपाल जी अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये यूट्यूब चैनल है जो दिल्ली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनपुरा के सौजन्य से ये शुरू किया गया है। इसके माध्यम से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़कर इसे जो ऑनलाइन जो एजुकेशन दिया जा रहा है उसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था पंचायती राज की कुछ समितियों के बारे में उल्लेख किया था। आज हम उस पंचायती राज के बारे में देखते हैं। इसकी स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण इकाइयाँ कौन सी हैं, उनका गठन किस प्रकार से होता है, कितनी पॉपुलेशन पे होता है, कितने उसमें कम से कम वार्ड होने चाहिए, उसका अध्यक्ष कौन, इन सब चीज़ों के इनके ऊपर अपने विचार करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि मेरा वीडियो आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़ेंगे, इस चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज के वीडियो में देखते हैं पंचायती राज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब अपने सामने आता है, कल आपको बताया था संविधान का भाग 9 आर्टिकल 243 से 243 के बीच इन स्थानीय स्वशासन की इकाइयों का उल्लेख किया गया। लेकिन दोस्तों, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है 73वां संशोधन अधिनियम 1992 को भारत के कौन से राज्यों में लागू नहीं किया गया था। जब ये अधिनियम पारित हुआ था उस समय भारत के कुछ ऐसे राज्य थे जिनमें अधिनियम को लागू नहीं किया गया। वो राज्य दोस्तों देखो, असम, नागालैंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र। इनको छोड़कर इसको पूरे देश में क्या किया गया था, लागू किया गया। तो दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 को भारत के कौन से राज्यों में लागू नहीं किया गया, कौन से राज्य में लागू नहीं किया गया। तो राज्यों के नाम आपके दिमाग में रखने चाहिए, असम, नागालैंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र को छोड़कर इसको पूरे देश में क्या किया गया था, लागू किया गया था। अब आपके सामने एक और बात आती है दोस्तों, जब पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई तो सबसे पहले पंचायतों का पुनर्गठन कौन से राज्य में हुआ, उस राज्य का नाम मध्य प्रदेश था। लेकिन पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई दोस्तों, तो उस राज्य का नाम राजस्थान है। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। लेकिन जब पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई उसके बाद इसका पुनर्गठन सबसे पहले कौन से राज्य में हुआ, तो वो राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। इन पंचायती राज संस्थाओं का गठन करता कौन है, राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया जो अधिनियम है उसके तहत इनके गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज का गठन करने वाला जो पदाधिकारी है उस पदाधिकारी का नाम क्या है, राज्यपाल। लेकिन इसके लिए राज्य विधानमंडल के द्वारा एक अधिनियम या विधेयक क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। कितनी आबादी के ऊपर है ये पंचायती राज है, इसका गठन करने का प्रोसेस है, तो कम से कम 20 लाख से कम जनसंख्या पर पंचायती राज का क्या किया गया, प्रावधान। पंचायती राज के लिए मिनिमम जनसंख्या इसके 3 स्तर हैं, तो उनके लिए कम से कम आबादी कितनी होनी चाहिए, 20 लाख। लेकिन ग्राम पंचायत का गठन है वो कितनी जनसंख्या पे हो सकता है, तो दोस्तों ग्राम पंचायत की बात करें ये पूछा जा सकता है। बार बार में आने वाली राज्य सरकारें हैं इसके शेड्यूल को चेंज करती हैं। पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य सरकार ने एक ग्राम पंचायत के लिए 5000 जनसंख्या का पैमाना रखा, जबकि वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार है इसके द्वारा 2019 में कम से कम जनसंख्या कितनी रखी, 4000 की जनसंख्या तथा जिसमें कम से कम वार्ड 5 हो उसमें ग्राम पंचायत का गठन करने का क्या कर दिया गया, प्रावधान कर दिया गया। तो वर्तमान में ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 4000, जबकि उसमें कम से कम वार्ड कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। अब आपके सामने एक एक टॉपिक वाइज इसको खोलते हैं, मुख्य इसके आर्टिकल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, उसमें क्या है, इसका कार्यकाल क्या है, ये इसकी योग्यता क्या, ये सब आपको बताया जाएंगे। पहला आर्टिकल देखो, इसमें बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्टिकल 243A। आर्टिकल 243 क्या है, ए। आर्टिकल 243 ए में किस चीज का उल्लेख है मित्रों, तो इसमें ग्राम सभा का उल्लेख है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, ग्राम सभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया, तो ग्राम सभा का उल्लेख जिस आर्टिकल में किया गया वो आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल है ग्राम सभा, इसका आर्टिकल है 243A। ग्राम सभा का उल्लेख आर्टिकल 243A में किया गया, यानी ग्राम के लोगों के द्वारा एक ग्राम पंचायत में एक बैठक बुलाई जाती है और उसमें ग्राम विकास की योजनाएं
बनाई जाती हैं उसे ग्राम सभा के नाम से जानते हैं। ग्राम सभा का आर्टिकल में उल्लेख हो गया, इसका मतलब ये एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन ग्राम सभा की यदि बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो मित्रों ग्राम सभा की अध्यक्षता करने वाला पदाधिकारी कौन होता है? सरपंच। ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। यदि सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच के द्वारा ग्राम सभा की अध्यक्षता की जाती है। सरपंच या उप सरपंच दोनों अनुपस्थित हैं तो उस ग्राम सभा में जो जितने भी लोग उपस्थित हैं उनमें से किसी एक सदस्य को उसका क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ग्राम सभा है इसकी गण पूर्ति कितनी होती है? तो गण पूर्ति की बात करें तो बैठक बुलाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या वो कितनी होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। लोकसभा में गण पूर्ति 1/10, राज्यसभा में 1/10, विधानसभा में 1/10 और ग्राम सभा में 1/10। लेकिन ग्राम पंचायत में गण पूर्ति होती है 1/3 होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ ग्राम सभा की बात करेंगे तो गण पूर्ति को कितनी होगी? 1/10। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं दोस्तों? ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत की मतदाता सूची। ग्राम पंचायत की जो भी मतदाता जो सूची होती है, इस मतदाता सूची में पंजीकृत वयस्क मतदाता, पंजीकृत जो वयस्क मतदाता हैं वो मतदाता इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और इन मतदाताओं का कितना सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है? 1/10 सदस्य उपस्थित होना क्या है? जरूरी है। हमारे राजस्थान में ये ग्राम सभा है क्या काम करती है? तो मित्रों ये ग्राम सभा ग्राम विकास की योजना बनाने का क्या करती है? कार्य करती है। अब आपके सामने बात ये आई राजस्थान में ग्राम सभा की शुरुआत कब हुई? तो ग्राम सभा की शुरुआत की यदि अपन बात करें तो मित्रों ग्राम सभा की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1999। 1999 में ग्राम सभा की शुरुआत जिस ग्राम पंचायत से हुई उसका नाम है मोहाना ग्राम पंचायत। मोहाना ग्राम पंचायत है। इस पंचायत का जिला, तो मोहाना ग्राम पंचायत कौन से जिले में है? जयपुर जिले में। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन थे? इस समय राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे, उसका नाम था अशोक गहलोत। अशोक गहलोत सरकार के द्वारा ग्राम सभा की शुरुआत 26 जनवरी 1999 को मोहाना ग्राम पंचायत जयपुर से इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। अब ग्राम सभा एक वर्ष में निश्चित समय बुलाई जाती है, तो निश्चित समय आप इसका नोट कर सकते हैं। ग्राम सभा बुलाई जाती है 26 जनवरी। 26 जनवरी के साथ में ग्राम सभा कब बुलाई जाती है? ग्राम सभा बुलाई जाती है 15 अगस्त। 15 अगस्त के साथ में कब बुलाई जाती है? 15 अगस्त के साथ में बुलाई जाती है 1 मई। 1 मई के साथ में अगर अपन देखें कब बुलाई जाती है? 2 अक्टूबर को ग्राम सभा बुलाई जाती है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। इस समय ग्राम सभा का क्या होता है? आयोजन। तो कई बार एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन आपके सामने पुट अप हो जाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर जो बहुत ही ऊपरी भाग आपके सामने रखते हैं, जिससे स्टूडेंट का नॉलेज पूरा बढ़ नहीं पाता है, बट वहां तक सिमट के रह जाता है। इस वीडियो में आप देखेंगे आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। पूरा ज्ञान जैसे आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ज्ञान दिया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उससे जुड़े और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ में इसके बेल आइकन को आप जरूर दबाएं। तो यहाँ देखेंगे ग्राम सभा से थोड़ा और आगे बढ़े दोस्तों। तो ग्राम सभा के बाद अपन चलते हैं। अब आपसे पूछेगा ग्राम पंचायत जो होती है तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत के कार्यकाल की बात करें, ग्राम पंचायत का कार्यकाल, तो मित्रों ग्राम पंचायत का कार्यकाल साधारणतः कितना होता है? 5 वर्ष होता है। एक ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन यदि 5 वर्ष से पूर्व ग्राम पंचायत का विघटन हो गया है या ग्राम पंचायत को भंग कर दिया गया तो नई जो ग्राम पंचायत बनेगी वो शेष कार्यकाल के लिए क्या करेगी? कार्य करेगी।
यानी बचे हुए कार्यकाल के लिए क्या करेगी, कार्य। यदि नई ग्राम पंचायत का गठन हो जाता है तो पूरा 5 वर्ष नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल बचा उस कार्यकाल तक वो क्या करेगी, कार्य करेगी। जैसे एक ग्राम पंचायत के गठन उनकी 2 वर्ष बाद यदि इसका विघटन हो गया तो अब नई ग्राम पंचायत कितने समय के लिए काम करेगी मित्रों, 3 वर्ष के लिए। तो कार्यकाल पूछे तो साधारणतः कितना हो गया, 5 वर्ष। अब कार्यकाल के साथ आपसे इसमें पूछेगा ग्राम जो पंचायत है इसका सदस्य बनने की योग्यता क्या है। योग्यता के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो योग्यता के बारे में यदि अपन पूछे तो योग्यता है, इसकी निश्चित योग्यताएं हैं। नंबर 1 है भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात इसकी यह है भारत का नागरिक होने के साथ साथ ग्राम पंचायत की मतदाता सूची है उसमें पंजीकृत मतदाता भी होना चाहिए। भारत का ऐसा नागरिक जिसका ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में क्या हो, नाम हो, वो क्या कर सकता है, इस ग्राम पंचायत का क्या कर सकता है, इसका चुनाव लड़ सकता है। नंबर 2 है ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में, मतदाता जो सूची है इस सूची में पंजीकृत क्या होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए। पंजीकृत यदि मतदाता है तो ग्राम पंचायत का क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है मित्रों। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट इसकी योग्यता है वो है आयु। तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। लेकिन ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, इसके बाद इसकी आयु अधिकतम कितनी भी हो सकती है, कम से कम इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु है मित्रों इसकी कितनी है, 21 वर्ष। 21 वर्ष की आयु प्राप्त कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत का जो भी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता है तो ग्राम पंचायत का क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। चौथी इसकी योग्यता है नवंबर 1995 के बाद यदि दोस्तों आपको ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है तो इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना होगा। नवंबर 1995 के बाद है 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। यदि नवंबर 1995 के बाद में 2 से अधिक संतान है तो ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं 27 नवंबर 1995 से पहले यदि किसी व्यक्ति के 5 संतान है तो उसका यूनिट एक ही माना जाएगा। उसके बाद उसकी एक संतान और हुई तो इसका मतलब कितनी संतान मानी जाएगी, 2। यदि किसी कोई भी व्यक्ति या महिला है, यदि किसी व्यक्ति की पत्नी की यदि एक साथ 2 या 3 संतान हो जाती हैं तो जुड़वा संतान को भी कितना माना गया है, एक ही माना गया है। लेकिन डेट उसकी फिक्स है 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक क्या नहीं होनी चाहिए, संतान नहीं होनी चाहिए। वो व्यक्ति ग्राम पंचायत का क्या कर सकता है, चुनाव कर सकता है। तो पहली कंडीशन हो गई भारत का नागरिक, दूसरी हो गई मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता, तीसरी हो गई आयु 21 वर्ष से अधिक, चौथी इसकी योग्यता हो गई नवंबर 1995 के बाद उसकी क्या नहीं होनी चाहिए, 2 से अधिक क्या नहीं हो, संतान नहीं। ऐसा कोई भी व्यक्ति है पंचायती राज का मित्रों क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है और ग्राम पंचायत का सरपंच बन सकता है। यदि ग्राम पंचायत का सरपंच बनना है तो मित्रों जनसंख्या के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना होगा। यदि जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं रखेंगे, यदि संतान अधिक होंगी तो आप ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पहले आपने देखा होगा पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को जोड़ दिया था। 8वीं पास कोई भी व्यक्ति है ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, यानी 8वीं पास उसकी योग्यता रखी। लेकिन वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार ने है जून 2019 में शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान को क्या कर दिया, हटा दिया था। अब इससे थोड़ा और आगे चले, ग्राम पंचायत में आरक्षण का क्या प्रोसेस है। यदि आरक्षण की अपन बात करें तो पंचायती राज है उसमें आरक्षण किस टाइप से दिया गया तो आपको पता होना चाहिए। आरक्षण की यदि बात करें तो SC व ST अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में
जनसंख्या के अनुपात में इसको क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। पंचायती राज में एससी एसटी का आरक्षण किसके अनुपात में है मित्रों, जनसंख्या के अनुपात में। लेकिन ओबीसी का जो आरक्षण है, तो ओबीसी का आरक्षण कितना रखा गया, ओबीसी का आरक्षण इसमें कितना है, 21% है। अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव लड़ता है तो आरक्षण उसका निश्चित है, आरक्षण कितना है, 21%। तीसरा है महिला आरक्षण। महिला आरक्षण की यदि मित्रों बात करें तो महिला आरक्षण कितना दिया गया है, तो महिलाओं को जब पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई उस समय महिला आरक्षण था 1/3, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया गया, तो महिला आरक्षण कितना दिया गया था, 1/3। 1/3 का मतलब हो गया कितना प्रतिशत आरक्षण था, 33% आरक्षण था। लेकिन अशोक गहलोत सरकार के द्वारा 2008 में इस आरक्षण को बढ़ाकर तो वर्तमान में पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण कितना है, तो आरक्षण को बढ़ा के कितना कर दिया, 50% कर दिया। यदि आपसे पूछे वर्तमान में ग्राम जो पंचायती राज है उसमें महिलाओं का आरक्षण कितना है, तो मित्रों आपको बताना होगा 50% आरक्षण दिया जाता है। जबकि संवैधानिक मान्यता देते समय आरक्षण कितना था, तो ये 33% था, यानी 1/3, और वर्तमान में है 1/2। तो आरक्षण आपके सामने है। पंचायती राज संस्थाओं में एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में क्या दिया जाता है, आरक्षण। ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है 21%। महिला आरक्षण पहले 1/3 यानी 33% था, और वर्तमान 2008 में अशोक गहलोत सरकार ने इसको बढ़ाकर 1/2 यानी कितना परसेंट कर दिया, 50%। तो ज्यादा इस चीज के ऊपर आप फोकस रखेंगे, 33% नहीं होकर पंचायती राज में महिला आरक्षण कितना हो गया, तो महिला आरक्षण 50% हो गया। इसलिए महिलाएं पंचायती राज का यदि चुनाव लड़ती है तो 50% यानी आधी महिला क्या होगी, उसमें उम्मीदवार प्रतिनिधि होंगे। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े मित्रों, तो आपके सामने यह आ जाएगा। अब इसके चुनाव की बात करें, पंचायती राज है, इसके चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करता है, और पंचायती राज की यदि अपनी बात करें तो पंचायती राज का चुनाव किसके द्वारा संपन्न करवाया जाता है। तो मित्रों आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा, और इसमें से एक क्वेश्चन बार बार आपके सामने आता है जिसको आप अपने अनजानेपन के कारण से या यहाँ तक नहीं पहुंचने के कारण से आप गलत कर सकते हैं। और इन समस्याओं को आप पॉलिटिकल गुरु यूट्यूब चैनल से जुड़कर आपके दिमाग में जितनी भी विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को आप क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को कोई बात क्लियरिटी नहीं हो तो मैसेज के माध्यम से वो मेरे तक पहुंचा सकता है, और मैं उसका डेफिनेटली उसका क्या दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा आपको। तो चुनाव की बात करें, जो पंचायती राज है, पंचायती राज के चुनाव की अधिसूचना, पंचायती राज के चुनाव की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है, तो मित्रों इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है, राज्यपाल। अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, राष्ट्रपति है वो पार्लियामेंट और विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं उसके चुनाव की अधिसूचना को क्या करता है, जारी करता है। लेकिन पंचायती राज की यदि चुनाव है तो उन चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, राज्यपाल जारी करता है। अब बात आ गई आपके सामने, इन संस्थाओं का चुनाव करवाने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग का क्या किया गया है, गठन किया गया। अब मित्रों आपके सामने ये पता होना चाहिए, इनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, और राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया, इसमें कितने सदस्य होते हैं, और ये इसका गठन कब हुआ। तो इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा है, इसका चुनाव करवाए जाने की क्या किया गया, प्रावधान किया गया। तो मित्रों मैं आपको एक बार बता देता हूं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 के, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 के तहत पंचायती राज या स्थानीय स्तर की जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाने का क्या किया गया था, प्रावधान। तो अब आपको ये पता होना चाहिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो अनुच्छेद 243 के, आर्टिकल 243 के की मित्रों यदि अपन बात करें, आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। जबकि राष्ट्रीय जो निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 324 में।
राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग की बात करें मित्रों, वहां आर्टिकल 300 कितना है 24 है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 243 कितना है के। इसका मतलब राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल में इसका क्या किया गया, उल्लेख किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय क्या है, आयोग है, यानी इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, एक। राज्य निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य होता है, लेकिन ध्यान दें राष्ट्रीय चुनाव आयोग है ये बहुसदस्यीय आयोग है दोस्तों, ये बहुसदस्यीय आयोग है। बहुसदस्यीय का मतलब इसमें सदस्य एक से ज्यादा है, और यहाँ सदस्यों की संख्या 1 + 2 बराबर कितनी है, 3। इसका मतलब एक इसका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 इसके अन्य सदस्य। वर्तमान में राष्ट्रीय चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, हमारे देश का मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसका नाम है सुनील अरोड़ा। कौन है, सुनील अरोड़ा। जबकि यहाँ कितना सदस्य, इसमें एक सदस्य है। अब आपके सामने बात यह आ गई, राज्य निर्वाचन आयोग की यदि अपन बात करें तो इसके लिए 17 जून 1994 को राजस्थान सरकार के द्वारा यानी राज्य विधानमंडल के माध्यम से यानी राज्यपाल के द्वारा एक अध्यादेश क्या किया गया, जारी, और उसके माध्यम से इस राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने का क्या कर दिया, प्रावधान। इसकी शुरुआत हो गई थी अपने राजस्थान में 1 जुलाई 1994। अपने राजस्थान में प्रथम जो चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष था, तो पहला अध्यक्ष था, उस अध्यक्ष का नाम था, पहला अध्यक्ष जो बना उसका नाम था अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह जो राठौड़ है वो राज्य निर्वाचन आयोग का पहला क्या बना था, अध्यक्ष बना। तो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष है, उसका नाम है प्रेम सिंह मेहरा। PS मेहरा है वो राज्य निर्वाचन आयोग का क्या है मित्रों, अध्यक्ष है। तो सीधी सीधी बात पूछ लेगा। अब इनमें चेंजिंग होती रहती है, इनको बदल दिया जाता है। अब आपके सामने आ गई राज्य निर्वाचन आयोग है आर्टिकल 243 के, कितना कैसा है, संवैधानिक संस्था। कितने सदस्य हैं, एक सदस्य। और इसके लिए कब अध्यादेश जारी हुआ, 17 जून 1994 को इसका अध्यादेश जारी हुआ। इसका पहला अध्यक्ष कौन था, अमर सिंह कौन था, राठौड़। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, PS मेहरा यानी प्रेम सिंह मेहरा राज्य निर्वाचन आयोग का क्या है, अध्यक्ष है। तो मित्रों इस आयोग के माध्यम से पंचायती राज की जो संस्था है उनकी मतदाता सूची का नवीनीकरण किया जाता है, नए मतदाताओं को पंजीकृत किया जाता है, और इन संस्थाओं का क्या करवाया जाता है, चुनाव करवाया जाता है। तो ये चुनाव है, इस प्रकार से इन संस्थाओं के क्या होते हैं, चुनाव। अब चुनाव के बाद की यदि अपन बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए है एक वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, जिसको आप बोलते हैं राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग की यदि अपन बात करें, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश करने वाली समिति का नाम था पीके थुंगम समिति। अपने राजस्थान अपने देश में प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुछ धन उपलब्ध करवाने के लिए है एक वित्त आयोग का प्रोसेस है, जिसकी सिफारिश करने वाली समिति का नाम था पीके थुंगम। तो इसकी सिफारिश करने वाली समिति है मित्रों, इस समिति का नाम क्या, पीके थुंगम। तो कल मैंने आपको बताया था पीके थुंगम समिति का गठन कब हुआ था, इस समिति का गठन हुआ था 1988। यही वो समिति है पीके थुंगम समिति जिसने महिला आरक्षण की सिफारिश की थी। जबकि SC/ST के लिए आरक्षण की सिफारिश करने वाली समिति का नाम था, तो वो समिति आपके सामने को बताई गई थी, अशोक मेहता समिति। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो मित्रों इसका अनुच्छेद है 243I। राज्य वित्त आयोग है, इसका उल्लेख जिस आर्टिकल में किया गया, इसका आर्टिकल फिक्स है 243I। इसका मतलब राज्य वित्त आयोग है एक ऐसी संस्था हो गई, संवैधानिक संस्था है दोस्तों। राज्य वित्त आयोग राष्ट्रीय वित्त आयोग नहीं है, राज्य वित्त आयोग। जबकि राष्ट्रीय वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है मित्रों आर्टिकल 280 में। अब ज्यादातर लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछता राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल है, बता के आते हैं राष्ट्रीय वित्त आयोग। तो राष्ट्रीय वित्त आयोग का आर्टिकल 280 और राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल 243I। तो मैं उम्मीद रखता हूं दोस्तों आपको ये कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ में करें, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या तो 1 + 4 बराबर कितने होते हैं, 5। राज्य वित्त आयोग में है टोटल सदस्य होते हैं, उन सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 5।
अब राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान है, इसमें कितने से वित्त आयोग बन चुके हैं, इसमें टोटल अब तक कितने वित्त आयोग बन चुके हैं, 5 वित्त आयोग बन चुके हैं, 5 वित्त आयोग बन चुके हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अपने राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग, पहला जो वित्त आयोग की बात करें तो प्रथम वित्त आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन था, पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष था के गोयल, के गोयल के नाम से जानते हैं। और पहले वित्त आयोग का कार्यकाल था 1995 से लेके सन 2000 तक, पहला वित्त आयोग, क्योंकि एक वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, इनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जिसकी सिफारिश कौन करता है, उसकी सिफारिश राज्य मंत्री परिषद के द्वारा उसकी क्या की जाती है, सिफारिश की जाती है। तो पहला वित्त आयोग कृष्ण कुमार गोयल इसका क्या था, अध्यक्ष। दूसरे वित्त आयोग की यदि अपन बात करें, नंबर 2 दूसरा वित्त आयोग है, उसका अध्यक्ष कौन था, उसका नाम था हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा इस वित्त आयोग का कार्यकाल था 2000 से 2005। तीसरा वित्त आयोग है, उसका अध्यक्ष कौन था, उसका अध्यक्ष था माणिकचंद सुराणा, माणिकचंद सुराणा। माणिकचंद सुराणा की यदि अपन बात करें तो इस वित्त आयोग का कार्यकाल 2005 से 2010 तक था। चौथा वित्त आयोग की यदि अपन बात करें तो चौथा वित्त आयोग है, उसका अध्यक्ष कौन था, एक का हो गया कृष्ण कुमार, दूसरे का हो गया हीरालाल देवपुरा, तीसरा माणिकचंद सुराणा और चौथे का अध्यक्ष था बीडी कल्ला। बुलाकी दास कल्ला है वो चौथे वित्त आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। और इसका कार्यकाल था 2010 से 2015 के बीच था। और पांचवा वित्त आयोग इसका अध्यक्ष है, उसका नाम है ज्योति किरण, ज्योति किरण के नाम से इसको जानते हैं। और इसका कार्यकाल है 2015 से 31 मार्च 2020 तक इसका क्या था, कार्यकाल। इस प्रकार राजस्थान में कितने वित्त आयोगों के कार्यकाल पूरे हो चुके, तो कितने वित्त आयोग के कार्यकाल पूरे हो चुके, 5 ऐसे वित्त आयोग जिसके कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद रखता हूं मेरा वीडियो है आपको ज्यादा से ज्यादा आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके जोड़ने का प्रयास करें। सदैव मैं आपकी जो आपका एजुकेशन है इसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो सभी दोस्तों को आज के लिए क्या है, नमस्कार, राम राम।